Jai Hind students, this video for class 10, lesson number 17, economic problems and challenges, poverty and unemployment. In the last video we have studied regarding about the poverty, below poverty line, poverty data of our nations, reason for poverty and strategy for the poverty eradication. In this video we will study about the very important short note, the poverty alleviation program. गरीबी निवारण कार्यक्रम। तो गवर्नमेंट की जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द पॉवर्टी स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन। हालांकि दोनों शॉर्ट नोट का जो कंटेंट है वो लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसका जो टाइटल है, दैट इज अ डिफरेंट। दैट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड हियर दैट इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपको 13 प्रोग्राम्स दिए हैं, वो प्रोग्राम्स आपको लिखने के इन द पीएपी शॉर्ट नोट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सो दिस प्रोग्राम, तो उसके जो मेन जो 4 पॉइंट्स है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब गरीबी नाबूदी निवारण, उसका कार्यक्रम। तो फर्स्ट दैट इज अ वेज बेस्ड प्रोग्राम। वेज मतलब वेतन, पैसा, सैलरी। तो वेज बेस्ड, गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी देता है, साथ साथ में नौकरी भी देता है। वेज बेस्ड मतलब टोटली दैट इज द गवर्नमेंट काम भी देता है और पैसा भी देता है, दैट इज द वेज बेस्ड प्रोग्राम। दैट इज द सेकंड इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगा और वो ट्रेनिंग आपने लिया, फिर आपको अपने बलबूते पर सेल्फ, अपने खुद से मार्केट में जाकर आपको एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करने का, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। थर्ड, फूड सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको फूड ग्रेन्स देगा, जैसे हमारे देश के अंदर है एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स है, फिर एफडीपी सिस्टम है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो फूड सिक्योरिटी, इन शॉर्ट रेशनिंग की जो दुकान है, वहां पे जो बीपीएल लोगों को जो फूड मिलता, मतलब उनको जो ग्रेन्स मिलता है, दैट इज अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। एंड थर्ड, एलिमिनेशन इन अर्बन एरियाज, कि अर्बन एरियाज की जो गरीबी वो दूर करने के लिए अलग अलग प्लान है। तो ये सारे जो है वो बेसिक है पीएपी के, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के। अभी वन बाय वन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाम पर से ही पता चल जाता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, कृषि मतलब एग्रीकल्चर और सिंचाई मतलब इरिगेशन। तो कृषि सिंचाई, एग्रीकल्चर के अंदर सीड के बाद सबसे जो नेसेसिटी है वाटर के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है, और वाटर बारिश है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होती, पानी जो है वो हमको इरिगेशन से लाना पड़ता है, कोई नदी के तालाब से डैम बनाकर पानी को पहुंचाया जाता है खेतों के अंदर। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के डायरेक्ट प्रधानमंत्री के फंड में से ये वो सारा जो प्लान, जो प्रोजेक्ट है वो उसको बनाया जाएगा। सेकेंड, पीएम फार्म सेफ्टी प्लान। फार्म सेफ्टी प्लान के फार्म की सेफ्टी मतलब के जो एग्रीकल्चर, जो सारे जो क्रॉप्स है वो कभी कभी बिगड़ सकते हैं, कभी कभी कोई इस प्रकार का जो सिचुएशन होता है नेचुरली, या तो कोई इस प्रकार का सिचुएशन होता है जिसकी वजह से जो क्रॉप्स जो है उसको कभी कभी वो बिगड़ जाते हैं, ज्यादा फ्रॉस्ट हो जाने की वजह से, एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट। तो उसकी सेफ्टी के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो फार्म सेफ्टी प्लान जो है उसका भी एक इंश्योरेंस होता है, कि जैसे हमारी बॉडी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का भी, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, और अलग अलग सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है, ऐसे क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली अगर बिगड़ जाता है बाय द नेचुरल फैक्टर्स और एनी फैक्टर्स, तो उसको पैसा मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का उसको पैसा मिलेगा, दैट इज द प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस फार्म सेफ्टी प्लान। नेक्स्ट, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जो हमारे जो बेसिक नेसेसिटी है उसके अंदर हमारे एक वाटर भी आ जाता है, कि इंसानों को सरवाइव करने के लिए सबसे पहले है हवा की जरूरत,
और सेकंड नंबर पे आता है वाटर। तो देश के 135 करोड़, आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ के आजू बाजू हो चुकी है। तो सब लोगों को पीने का पानी मिले, उसके लिए नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कि आज भी हमारे देश के अंदर 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो दूषित पानी पी रहे हैं आज भी। और ये हमारे लिए बहुत ही एक शर्म की बात है कि आजादी के 70 इयर्स से ज्यादा होने के बावजूद भी देश के लोगों को साफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर पीने को नहीं मिलता। एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हमने देखा भाई लोथल के अंदर प्यूरिफिकेशन प्लांट था कि वहां के लोग साफ पानी पीते थे 5000 साल पहले, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर लोगों को ये पानी नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के जरिए गांव-गांव तक, शहर-शहर तक और एवरी कॉर्नर ऑफ द विलेज वो पीने का साफ पानी पहुंचाया जाए। और उसके लिए एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। उसके लिए पाइपलाइन डालनी पड़ती है, बहुत सारे लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर से लेकर प्यून तक लेबरर सब लोगों की जरूरत पड़ती है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होके पूरे देश के अंदर एक वाटर ड्रिंकिंग वाटर का पूरा एक नेटवर्क बनाए। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगारी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये प्लान के जरिए। नेक्स्ट है ई नाम स्कीम। ई नाम स्कीम मतलब फार्मर्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो खेत के अंदर उगाते हैं, किसी ने वीट उगाया, किसी ने राइस उगाया, किसी ने जूट उगाया, मेज, मिलेट ये उगाया, फिर वो बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं। या तो उसके बीच में एक मीडिएटर होता है कि व्यापारी मतलब एक दलाली का काम करता है कि भाई बड़े व्यापारी और फार्मर्स ये दोनों को जो मिलवाने का काम करता है, और बीच में वो एजेंट का काम करता है, कमीशन ले लेता है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फार्मर्स अपने फार्म के अंदर मेहनत करता है लेकिन उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलता, व्यापारी भी नहीं कमाता उतना मीडिएटर्स कमाते थे, उतना ये एजेंट दलाल जो लोग कमाते थे एग्रीकल्चर के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ये सारी सिस्टम कर दी ऑनलाइन कि फार्मर्स अपनी फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है, इस तरीके से वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं, जिसकी वजह से जो बीच के जो मीडिएटर्स के पैसे जो चले जाते थे वो सारे पैसे फार्मर्स को मिले। तो ये एक प्लान है, दैट इज द ई नाम स्कीम। नेक्स्ट जो है फ्रॉम ग्रामोदय से भारत उदय, इंडिया राइजिंग कहां से होगा? विलेजेस से होगा, बिकॉज ऑफ द विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। गांव ही भारत का जो है वो एक धड़कता हुआ दिल है। 70% भारत जो है वो गांव में बसता है, इसलिए कंट्री साइड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे डेवलप्ड कंट्री में यही प्रोजेक्ट है। अगर आप अमेरिका के, ब्रिटेन के, यूरोप के कोई भी आप विलेजेस में जाओगे तो वहां के विलेजेस आपको एकदम डेवलप्ड विलेजेस मिलेंगे वहां के। तो उन्होंने अपना एक कंट्री साइड डेवलपमेंट के गांव को डेवलप करो। तो हमारा यही उद्देश्य है, ग्रामोदय से भारत उदय। ये गांव अगर डेवलपमेंट होगा, हमारे देश की 17% आबादी जो है 70% पीपल गांव के अंदर रहते हैं। शहरों को सिर्फ डेवलप करने से भारत डेवलप होगा नहीं। तो ग्रामोदय से भारत उदय, गांव के अंदर बिजली हो, गांव के अंदर साफ सुथरा पानी मिले लोगों को, गांव के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, अगर ये बहुत ही अगर डेवलप्ड होता है तो भारत अपने आप राइजिंग हो जाएगा। और ये सब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को वहां पे रोजगारी मिल सकती है गांव के डेवलपमेंट के अंदर। तो दैट इज फ्रॉम ग्रामोदय से भारत उदय। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मतलब इलेक्ट्रिक सिटी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ज्योति मतलब एक प्रकाश और इलेक्ट्रिक सिटी। तो आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉर्नर साइड के जो एकदम विलेजेस है, वहां पे आज भी बिजली नहीं है। आज भी वहां पे वो फेसिंग करते हैं कि भाई आज भी वहां बिजली नहीं पहुंच पाई, या तो बहुत ही कम टाइम वहां पे बिजली जाती है। तो गवर्नमेंट का प्लान है, इट इज गिवन द इलेक्ट्रिक सिटी 24/7। 80,000 से भी ज्यादा विलेजेस को इससे लाभ मिलेगा ये योजना से। तो गवर्नमेंट का प्लान है
कि 24/7 365 डेज और 24 आवर्स जो बिजली उनको मिले, ऐसी गवर्नमेंट का प्लान है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी और लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर है वन बंधु कल्याण योजना फॉर द आदिवासी स्कीम। वन बंधु कल्याण योजना, जो ट्राइब्स पीपल जो है वो जो जंगलों के अंदर रहते हैं, जो पहाड़ियों के अंदर रहते हैं, माउंटेन के अंदर जो लोग रहते हैं, वन बंधु मतलब आदिवासी पीपल, तो वहां के लोगों के लिए सहाय मिले, उनको सब्सिडी मिले, उनको बेनिफिट मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे, उनको एनकरेजमेंट करे। तो ये है वन बंधु सहाय योजना। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एनकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लेसन नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ फार्मिंग के अंदर, उसके अंदर एक मेथड था दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग, जिसके अंदर था मोर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, एनपीके, जो फॉस्फेट, ये सारे जो थे वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या है? इट इज हार्मफुल फॉर द लैंड, हार्मफुल फॉर द एटमोस्फियर, हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो उसकी वजह से चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स जो काउ डक से, काउ यूरिन से और ऐसे जो मटेरियल से बना हो और जो सस्ता भी हो और स्वास्थ्यप्रद भी हो, हाइजीन भी हो, जिसकी वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी हो, साथ साथ में जो क्रॉप्स का क्वालिटी वाला प्रोडक्शन हो और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये फार्मिंग से हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में, ये फार्मिंग के डेवलपमेंट में बहुत सारे जो ह्यूमन जो है वो लेबरिंग यहाँ पे मिलेगा। और मैंने आपको 10th लेसन में बताया था कि सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज डूइंग द 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम ऐसा स्टेट है जो 100% अपने देश स्टेट के अंदर जो ये फार्मिंग लेता है। फिर है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड। ये एक प्लान है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड। ये फॉर एग्जांपल गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट के अंदर 18,000 विलेजेस है, 18,000 से भी ज्यादा हमारे गुजरात के अंदर विलेजेस है। अभी ये बहुत सारे उसमें अंदर विलेजेस है जो हाईवे से वो दूर थोड़े आए हुए हैं, कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, कोई हाईवे से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे इंटरनल ऐसे विलेजेस आए हुए, और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वहां के लोग, वहां का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि रोड टूटे हुए होते हैं, जो कनेक्टिविटी है विद द हाईवेज और जो मेन रोड के साथ वो नहीं होती, या तो कनेक्टिविटी बहुत ही, जो रोड है वो बहुत ही, उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। भी वहां पे रोड बनाने का काम ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायत वाले डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर ब्लेम करते हैं कि भाई ये तो ये रोड है वो ये ग्राम पंचायत में आता है, ये तालुका के अंदर में आता है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसकी वजह से जो रोड का जो काम जो होता है वो बराबर प्रॉपर हो पाता नहीं। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई स्टेट के जितने भी सारे जो विलेजेस के कनेक्टिविटी जो रोड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर के फंड में से ही हम डायरेक्ट पैसा दे देंगे चीफ मिनिस्टर को, और वो चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के जो जितने भी जो रोड है उसकी कनेक्टिविटी सारे जो मेन रोड के साथ कर देगा। तो चीफ मिनिस्टर के फंड में पूरा आ गया। तो अभी चीफ मिनिस्टर है वो तो ऐसा नहीं कर सकता भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मेरा तालुका नहीं है, वो तो सारे स्टेट के सारे जो विलेजेस है वो उसके ही विलेजेस है, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम के सारे जो रोड है स्टेट के वो मेन रोड से कनेक्टेड हो, और ये जो काम है वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के फंड में से, उसके अंदर में से ये जाएगा। नेक्स्ट जो है मां अन्नपूर्णा योजना। नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है मां अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा मतलब खाना देना। तो ये जो फूड सिक्योरिटी जो हमने पढ़ा, ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर में आता है मां अन्नपूर्णा योजना, कि उसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर एफपीएस खोले गए, फेयर प्राइस शॉप्स खोले गए। उसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर पीडीएस सिस्टम बनाई गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
जिसके अंतर्गत हमारे देश से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसका फायदा ले रहे हैं। जहां पे रेशनिंग की दुकान के अंदर उनको 2 रुपए किलो व्हीट मिलता है, 3 रुपीज किलो उनको राइस मिलता है, दूसरी प्रोविजन आइटम है, शुगर है, कैरोसिन है। तो ये गरीब लोगों को ये ग्रेन्स मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलता है। सो दैट इज द फूड सिक्योरिटी प्लानिंग दैट इज अबाउट इन द अंडर द मां अन्नपूर्णा योजना। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है उसको हम बोलते हैं सांसद। और ये दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 800 के आजू बाजू, 545 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के। तो इतने जो एमपी जो बनते हैं हमारे देश के अंदर, तो गवर्नमेंट ने सारे एमपी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि एवरी वन एमपी हैज टू एडॉप्ट द एटलीस्ट द वन विलेज एंड डेवलप देयर विलेज फॉर 5 years। ये सारे एमपी होते हैं 5 साल के लिए। अभी सोचो कि भाई एक एमपी एक विलेज लेगा डेवलपमेंट के लिए, तो 5 साल के अंदर अंदर भारत के 800 विलेजेस वो डेवलप हो जाएंगे। तो हर एक जो सांसद है, हर एक एमपी है, वो एक विलेज एडॉप्ट करेगा। एडॉप्ट करना मतलब दत्तक लेना कि भाई उस गांव के जितने भी बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमपी की है, कि वहां के रोड, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, जिसकी वजह से एक कंपटीशन भी होगा कि भाई कौन से सांसद का एरिया है, कौन से सांसद ने जो विलेज लिया है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और संसद के फंड में से हर एक एमपी को अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए हर साल करोड़ों रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और कभी कभी तो ये एमपी खर्च भी नहीं कर पाते, तो ये एमपी खर्चा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के गांव का डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज अ सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है मनरेगा योजना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मनरेगा। ये हमारी बहुत ही पुरानी योजना है, मनरेगा योजना, जिसके अंतर्गत काम मिलता है लेबरर्स का। हमारे देश के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चलते हैं, कहीं ड्रेनेज सिस्टम चलता है, कहीं पे रोड बनता है, कहीं पे 4 लेन्स होते हैं, कहीं पे 8 लेन्स होते हैं, कहीं पे हाईवेज बनते हैं, कहीं पे वाटर टैंक बनते रहते हैं, कहीं पे पाइपलाइन गवर्नमेंट की जो है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर चलते हैं, और ये प्रोजेक्ट के लिए चाहिए ह्यूमन लेबरर्स, ह्यूमन फोर्स। और ये ह्यूमन जो फोर्स है वो काम करते हैं, और गवर्नमेंट ने उनको एक गारंटी दी है कि मिनिमम मनरेगा कार्ड, जो लेबरर्स मनरेगा कार्ड के अंतर्गत आते हैं, मनरेगा के अंतर्गत जिसने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको साल के अंदर 100 days इन अ ईयर गारंटी, योजना का ही नाम है गारंटी एक्ट। मिनिमम 100 दिन उनको क्या मिलेगी, रोजगारी मिलेगी। अगर नहीं मिल पाती तो 100 दिन का उनको गवर्नमेंट को उनको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ली है कि हमको उनको काम देंगे। तो दैट इज द मनरेगा योजना। नेक्स्ट जो है मिशन मंगलम। जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे वो एक स्कीम चलाते थे, यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था सखी मंडल, जिसके अंतर्गत जो गांव की जो महिलाएं हैं, जो विलेज वुमेन्स है, शहरों के अंदर जो वुमेन है, वो लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, छोटा मोटा कॉटेज इंडस्ट्रीज वो वहां पे चालू कर सकते हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, पैसे देगी। तो वही योजना, सखी मंडल की योजना आज देश के अंदर बन चुकी है, मिशन मंगलम योजना। तो जिसकी वजह से गांव की जो महिलाएं हैं वो छोटा मोटा अपना कॉटेज जो है गृह उद्योग चलाकर जो गवर्नमेंट की हेल्प से उनको बेनिफिट मिल सकता है। दैट इज द मिशन मंगलम योजना। नेक्स्ट है दंतोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना। नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है, ब्याज सहाय मतलब पैसों की सहाय, पैसों का सपोर्ट, मतलब हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो द गवर्नमेंट गिव्स द लोन टू द आर्टिसंस, टू द फार्मर्स, टू द लेबरर्स। किसी को अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को 5 लाख से या 10 लाख कोई ऐसे लोन चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बाहर अगर लोन लेने के लिए जाओगे, ब्याज पैसे लेने जाओगे,
तो मिनिमम 2% से लेकर 5% से लेकर 10% पैसे लोग पड़े हैं जो पैसे देते हैं। 1 लाख रुपीज अगर आपने लिया है किसी से, तो उसका हर महीने 2,000, 5,000 या 10,000 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे लोग बैठे, लेकिन गवर्नमेंट एकदम बहुत ही कम रेट के अंदर उनको पैसे देते हैं, लोन देते हैं, जो धीरे 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 बराबर कि भाई वो जब भी हो सके वो उसको चुकाए। ऐसे तो दंतोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना। नेक्स्ट जो है वो ज्योति ग्रामोदय विकास योजना के यहाँ पे नाम से ग्रामोदय विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास। तो गांव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, गांव के अंदर एजुकेशन, गांव के अंदर हेल्थ सेंटर्स, गांव के अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो गांव के अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर ये सारे जो बताए गए, दैट इज ज्योति ग्रामोदय विकास योजना। तो उसके अंतर्गत गांव का डेवलपमेंट, जिसकी वजह से लोगों को वहां पे रोजगारी मिलेगी। और लास्ट है वाजपेयी बैंकेबल योजना के हमारे देश के अंदर जो 16 ईयर्स से लेकर जो 60 ईयर्स के जो ग्रुप्स के जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं जो मिनिमम 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हो, जो 4th स्टैंडर्ड तक मिनिमम पढ़े हुए हो और एज ग्रुप ऑफ द 16 ईयर्स टू 65 ईयर्स, तो गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देगी मुफ्त में। वो अलग अलग प्रकार के कि भाई किसी को साइकिल रिपेयरिंग सिखाएगी, किसी को मैकेनिकल रिपेयरिंग मतलब जो गैरेज के बारे में, किसी को इलेक्ट्रिकल, और वो लोग फिर बाहर जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो वाजपेयी बैंकेबल योजना। सो दीज आर अबाउट द पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो 4 मार्क्स के अंदर इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी ये आ चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएपी। तो ये सारे प्रोग्राम्स को आपको उसके अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, के जो काम धंधा नहीं है किसी के पास एजुकेशन होने के बाद भी वो उसकी इनकम जनरेट नहीं हो पाती। तो जो 16 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के जो ग्रुप के हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं या तो पढ़े लिखे नहीं भी है, तो उनको अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता, दैट वी कैन कंसिडर दैट द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, बेरोजगार, कि वो बेरोजगारी हमारे देश के वो जो है वो बेरोजगार है। उसके अंदर जो है वीक पीपल, या तो हाउस वाइफ है, हैंडीकैप है, मेंटली जो डिस्टर्ब्स है, जो जैसे बैंकरप्ट है, या तो मेंटली जो इस प्रकार के जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकते। लेजी भी उसके अंदर नहीं आएंगे। कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई एजुकेशन ले लिया लेकिन उनको जॉब करने का उनका आलस आती है, ना तो वो जॉब ढूंढने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से ग्रुप को समाया जाएगा कि ज्यादातर जो जिसने एजुकेशन ले लिया है, जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब उनको मिल नहीं पाती। तो ऐसे जो लोग हैं दैट द कंसीडर दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। तो 6 टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसे कैसे बेरोजगार है हमारे देश के अंदर, तो 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि कुछ बिजनेस है वो कुछ सीजन 12 मंथ वो नहीं चलते। जैसे एग्रीकल्चर है, कोई फार्मर्स है तो वो एग्रीकल्चर करता है लेकिन वो पूरा साल उसका वो नहीं चल पाता। उसका एग्रीकल्चर 4 महीने, 6 महीने, 8 मैक्सिमम 8 मंथ, और बाकी के जो वो 3-4 महीना जो बैठा रहता है घर के अंदर, उसका इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड नंबर दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब घर्षण जन्य बेरोजगारी। फ्रिक्शन होता है, किसी के साथ टकराव होता है। तो किसके साथ? न्यू टेक्नोलॉजी विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी को चले जाना पड़ता है। जैसे कोई बहुत ही बड़ा कोई कंपनी के अंदर कोई मशीन आ गया जो अकेला मशीन 100 लोगों का काम कर सकता है। एक लैपटॉप ला दिया, एक कंप्यूटर ला दिया जो बहुत सारा जो पर्सन का काम वो अकेला कर सकता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कि दूसरे लोगों को उनको
लिविंग पे हमको कर देना पड़ता है, उनको नौकरी से वो उनको निकाला जा सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे हमारे देश के अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, तो एक हमारा वो स्ट्रक्चर का डिफेक्ट है। हमारे देश का ऐसा स्ट्रक्चर बना तो देश की वो उसके अंदर खामी बताता है कि लैक ऑफ, कभी कभी कास्टिसिज्म है, कभी कभी ट्रेडिशंस है हमारे, कभी कभी हमारे देश के जो ऑर्थोडॉक्स है, कभी कभी कोई बोलते हैं कि भाई गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, कभी बोलते गर्ल्स जो है वो जॉब नहीं कर सकती। तो ऐसे जो हमारी जो विचार सरणी है, ऐसे जो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स है, हमारे विचार है, हमारे ट्रेडिशंस जो है, हमारे इलिटरेसी है, कभी कभी लिटरेसी होने के बावजूद भी वो समझदारी नहीं है, क्वालिटी पीपल हमारे देश के अंदर नहीं है, क्वांटिटी पीपल बहुत ज्यादा है। तो ये सब भी जनरेट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर नेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपे बेस में बेरोजगारी। कि बेरोजगार वो पर्सन होता है लेकिन हमको पता नहीं चल पाता कि डिस्गाइज्ड मतलब कि बेस बदलना। जैसे कोई पर्सन रिक्शा चलाता है, कोई पर्सन चाय की किटली चलाता है, कोई लेबरर्स पे काम पे जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, रोज सुबह तैयार होकर रिक्शा लेकर जाता है काम धंधा करने के लिए, कोई साइकिल लेकर जाता है, लेकिन वो कमा नहीं पाता। सोसाइटी में, समाज में ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ काम करता है, वो रिक्शा चलाता है, वो चाय की किटली चलाता है, वो दुकान चलाता है, कि या तो वो कोई छोटा मोटा लेबरिंग करता है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास काम आता नहीं है, मिलता नहीं है, वो इतना इनकम कमा पाता नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगार। के कोई भी जीआईडीसी के अंदर, कोई भी एरिया के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है। वो फैक्ट्रीज कभी कभी उसके कुछ डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल भी कुछ सालों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, क्योंकि वो फैक्ट्री वो लॉस में जा रही थी, वो डिपार्टमेंट इतना जो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, तो उसके ऑनर ने उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया। तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी वहां पे 200, 500, 1000 जितने भी लोग काम करते हैं वो हो जाएंगे बेरोजगार। या तो फिर वो इंडस्ट्रीज पूरी बंद हो गई, या तो कुछ उसके डिपार्टमेंट बंद हो गए, या तो वो इंडस्ट्रीज पूरी शिफ्ट होके चली गई कोई डिस्टेंस प्लेस में, कि यहां से बंद करके, अहमदाबाद में से बंद करके वो प्लांट उसने वहां पे ओपन किया कलकत्ता के अंदर। तो यहाँ के सब लोग वहां पे नहीं जा सकते। तो ये सब रीजन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट है दैट इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे जो नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। आज के टाइम के अंदर आपको फोर्सफुली एजुकेशन मतलब देने का, या तो आपके पेरेंट्स की सबसे ज्यादा चिंता जो है वो ये है, क्योंकि एजुकेशन होने के बाद भी मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स का, टीचर्स का, खास करके आपके जो पेरेंट्स का 10th स्टैंडर्ड में आए, 12th में जाओगे तो आपके ऊपर पढ़ाने का फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स को चिंता है कि जो मेरा लड़का या लड़की को फ्यूचर उसका कैसा होगा, कैसी जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। तो ये सब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंजीनियर बनने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद, बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद भी देश के पढ़े लिखे लोगों के पास जॉब नहीं होती, या तो होती है तो उनको एक्सेप्टेशन के हिसाब से वो होती नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है भाई एक इंजीनियर ऐसे बाहर निकला तो उसको इंजीनियर की सैलरी 10, 12, 15 हजार, उससे ज्यादा तो कोई लेबरर्स कमाता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। सो इट इज वेरी ऑल्सो द सीरियस प्रॉब्लम। So these are the types of the unemployment, 6 types of unemployment. Now we will study the proportion of unemployment. उसका एक हम डेटा पढ़ेंगे। The Ministry of Labor and the Unemployment, that is Employment Ministry and the Labor Ministry of India and the National Sample Survey, उन्होंने एक सर्वे किया कि 2011 में हमारे देश के अंदर
अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग थे वो थे 160 मिलियन। उसके अंदर डेटा को बराबर ऑब्जर्व करना, उसके अंदर 32 मिलियन अनएजुकेटेड थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, और 84 मिलियन एजुकेटेड थे। तो आप लोग सोचो कि कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कितनी जॉब्स मिलना मुश्किल है पढ़ने के बाद भी। तो इसके लिए आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स, टीचर्स एक फोर्स होता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ, अदरवाइज मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, आपकी हालत अनएम्प्लॉय में हो सकती है। तो 84 मिलियन जो लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 84 मिलियन जो लोग हैं देश के अंदर वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। 15 टू 24 एज के जो हमारे देश के अंदर जो एज ग्रुप के अंदर जो भी पर्सन है 15 से 24 साल, उन लोगों की संख्या है 4.70 करोड़, मतलब 5 करोड़ समझ लो। 5 करोड़ लोग हैं 15 से 25 साल के जिसके पास जॉब्स नहीं है। फिर एक लेबरिंग सर्वे के हिसाब से 2013-14 सर्वे, तो 1000 पीपल का सर्वे गवर्नमेंट ने किया। तो उसके अंदर भारत के अंदर 1000 जो है 1000 लोगों के अंदर 54 जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयमेंट निकले। 1000 लोगों के सामने 5.4% 54 पीपल। गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में 1000 लोगों के सामने 1000 जो लोग हैं उसमें से 12 लोग अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स 1.2%। 2009-10 का डेटा के हिसाब से 2009-10 इंडिया के अंदर 1000 लोगों में 34 जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स द 3.4% इन आवर नेशन। रूरल एरिया का डेटा के हिसाब से रूरल एरिया में 1000 लोगों में से 16 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, 1.6%। वुमेन देखिएगा, वुमेन का डेटा देखा जाए तो वुमेन 1000 वुमेन में जो है वो 2013 में 77 वुमेन, मतलब 7.7%, मतलब वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट का ज्यादा रेशियो है। सो दीज आर अबाउट द डेटा ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अवर नेशंस। हमारे देश के ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे सिक्किम है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, जहां पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर। और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो है, जिसके अंदर है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ एंड गुजरात। और 50% हाई एजुकेटेड ऑफ द यूथ इन आवर नेशन। भारत जो है वो एक यूथ नेशन है। भारत का जो एवरेज जो पर्सन है वो उसका 35 ईयर्स है। भारत का एवरेज जो ईयर्स है वो 35 एज, मतलब पूरी दुनिया के अंदर यंग अगर कोई गिना जाए, कोई अगर कंट्री को अगर यंग कंट्री कहा जाए तो वो है हमारा भारत। तो भारत के पास बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज ऑफ इंडिया इज अ यंग नेशन। 35 ईयर्स हमारा एवरेज, हमारा जो एज है पूरे देश का, और दुनिया में 35 ईयर्स एवरेज वाला कोई नेशन नहीं है। इंडिया इज ओनली कंट्री। तो पूरे दुनिया के अंदर भारत यंग नेशन है, तो उसके सामने हमारे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, क्योंकि यंग नेशन हमारा, अगर उस यंग नेशन अगर वो यंग जो है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो मैन्युफैक्चरिंग क्या नहीं कर सकते, हम सुपर पावर बन सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे ला सकते हैं, हम जो चाहे वो दुनिया के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक यंग नेशन है। भारत सबसे यंग नेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो पॉजिटिव वे में अगर जाए तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, हम जीडीपी बढ़ा सकते हैं, देश की इकोनॉमी को रन कर सकते हैं, मैन फोर्स हमारे पास है, ह्यूमन लेबर से हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास नेचर्स जो है उसका भी हमको सपोर्ट है। तो अगर ये जो यंग पीपल अगर राइट डायरेक्शन के अंदर देश की तरक्की में लग जाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 नचिकेता, आई विल चेंज द वर्ल्ड। नचिकेता मतलब एक ऐसा यंग, एक ऐसा यूथ
जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को बदलने की क्षमता रखता हो। तो हमारे पास ऐसे यूथ का, करोड़ों का हमारे पास ऐसा ग्रुप है। अगर गवर्नमेंट, अगर समाज, अगर ये लोग चाहे तो देश को कोई भी डायरेक्शन में मोड़कर देश को ऊंचाइयों की जो है उपलब्धियां हम पा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज है भाई, ये नेगेटिविटी ये भी है कि भाई ये जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन पे अगर जाए, जैसे ड्रग्स का डायरेक्शन में अभी आज का यूथ चला जा रहा है, यूथ जो है वो कम्युनलिज्म में चला जाए, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म के धर्म, संप्रदाय, लड़ाई झगड़े, ये सब के अंदर हमारा जो यूथ है व्यसन के मार्ग पे चला गया है। तो यही जो यूथ है वो देश को खड्डे में भी ले जा सकता है, देश को जो है वो डाउन भी हो सकता है। तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, और एक यंग पर्सन खड़ा भी कर सकता है देश को, या तो देश को बर्बाद भी कर सकता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हमको हमारे देश पे कहां पे ले जाने का है। सो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। दूसरा, पॉपुलेशन जनरेट, हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। 135 करोड़ का देश है हमारा, तो सबको रोजगारी मिलना, सबको अपनी जरूरियातें, सबके अपनी बेसिक नेसेसिटी, सबको अपने अपने एक्सेप्टेशन जो है फुलफिल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सारी समस्याओं की जड़ जो है वो है पॉपुलेशन। फिर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ द क्वालिटी पीपल, देश के अंदर क्वालिटी पीपल कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं दिया जा रहा, स्किल डेवलपमेंट की इतना जोर नहीं दिया जा रहा है। हम भी आज भी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हम ट्रेडिशन, परंपरागत से ही पढ़ रहे हैं, कोई न्यू व्यूज, कोई नई आइडियाज उसके जनरेट नहीं होता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी देखा जाए तो रेन इज द इरेगुलर, अनसर्टेन, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए तो कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है 96%, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आज धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में जा रही है, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। तो ये भी एक रीजन है। गवर्नमेंट ओनली फोकस ऑन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट ओनली 4% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 96% एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल कि भाई कोई हमारा एरिया है, फैक्ट्री है, कोई एरिया है जीआईडीसी एरिया, वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कितनी होगी तो 2, 4 या 5, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी होगी हजारों की संख्या में, तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो इसका इंपॉर्टेंस कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से देश का जो है दैट इज हम अभी इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर इतना नहीं हो पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दैट इज मेक इन इंडिया, कि भारत में आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, दुनिया के देशों को हम यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। सो दीज ऑल आर द रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर नेशन। ये सारे जो रीजन है जिसकी वजह से देश के अंदर बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है। हालांकि बेरोजगार जो है वो अगर अपने मन से अगर देखा जाए तो खुद से अगर बलबूते पर अगर आ जाए, जो यूथ है हमारे देश के अंदर 35 इयर्स एवरेज हमारे देश के लोगों की है, तो वो अगर चाहे तो ये कुछ भी कर सकता है देश के अंदर, कहीं से भी अपना काम धंधा बिजनेस या तो कुछ भी करके वो देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ला सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अवर नेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एफर्ट्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसको देश जो है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हम कैसे करेंगे, and also we will study the important short note of the world labor market. Jai Hind.